गुड मॉर्निंग। हम आज वर्ण विचार के बारे में ही पढ़ेंगे। वर्ण की परिभाषा। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकल रही है, जैसे सुनार, स प्लस उ प्लस न प्लस आ रे प्लस ए। 6 ध्वनियाँ हैं। खरगोश, ख प्लस ए र प्लस ए ग प्लस ओ प्लस श प्लस ए। 8 ध्वनियाँ हैं। यही ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी भाषा को सीखने से पहले उस भाषा के वर्णों या ध्वनियों को सीखा जाता है। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, वर्ण, स्वर, व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की मदद के बिना स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, उ आदि। स्वरों के उच्चारण में हवा, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ आदि के कारण नहीं रुकती है, बल्कि सीधे कंठ से बाहर आती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कम लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के बिना होती है। ह्रस्व स्वरों में अन्य स्वरों की सहायता नहीं होती है। इनकी उत्पत्ति अन्य स्वरों के बिना ही होती है। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, ए, ई, उ, री। दीर्घ जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यह ह्रस्व स्वर की तुलना से इनके उच्चारण में दुगुना समय लगता है, इसलिए दीर्घ स्वर कहलाते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, दीर्घ में दुगुना लगता है ह्रस्व से, और प्लुत में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे गाना गाते समय या किसी को पुकारते समय इनका प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह है ओम। जैसे ओम, सुनो। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाता है, स्वरों के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं किया जाता है। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा, दंत, मुर्दा, कंठ, ओष्ठ, तालु आदि से टकराकर बाहर निकलती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का
उच्चारण करते हुए वायु जीवा द्वारा मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों जैसे कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के से मे तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। इन्हें 5 वर्णों में विभाजित किया जाता है। के वर्ग के, ख, ग, ग, ड़, चे वर्ग च, छ, ज, ज, यन, टे वर्ग ट, ठ, ड, ढ, न, त वर्ग ते, थ, द, ध, न, पे वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंत्यस्थ व्यंजन। अब अंत्यस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की गति अंत्य होती है तथा जो स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। अब हम पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ है गर्म। जो व्यंजन उच्चारण के समय मुख से गर्म श्वास के साथ निकलते हैं उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है। से, है। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के परस्पर मेल से बने अक्षरों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्षय क हलंत प्लस से हलंत प्लस ए, अक्षय। तो ये संयुक्त व्यंजन है, 2 व्यंजनों से बनता है। प्रथम व्यंजन स्वर रहित होता है, सेकंड व्यंजन स्वर सहित होता है। जैसे इसके एग्जाम्पल है शिक्षक, रक्षा, कक्षा। त्रय प्लस रे प्लस ए, मित्र, पत्र, त्रिशूल। गे, जय, हलंत प्लस यन, हलंत प्लस ए, ज्ञान, आज्ञा, ज्ञानी। इसके उदाहरण है श्रेय, शे हलंत प्लस रे हलंत प्लस ए, श्रम, परिश्रम, श्रमिक। इसके उदाहरण है। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। अर्थात संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित होता है तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। पहले व्यंजन में स्वर नहीं होता है और दूसरे में स्वर होता है। द्वित्व व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे हम। जो व्यंजन 2 समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे के हलंत प्लस के, मक्का, मक्का में के और का तो मक्का। चे हलंत प्लस चे, कच्चा। दे प्लस दे तो गद्दार। ते प्लस ते, पत्तल। में प्लस में, चम्मच। हिंदी वर्णमाला में स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त 3 अन्य ध्वनियां निम्न प्रकार हैं। अंग, अनुस्वार, अह, विसर्ग। अंग, अनुनासिक। ये तीनों ध्वनियां न तो स्वर कहलाती है और न ही व्यंजन। इसका कारण यह है कि इनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अतः स्वतंत्र रूप से उच्चारण नहीं किए जा सकने के कारण इन्हें स्वर नहीं कहा जा सकता है। व्यंजनों में स्वर अंत में जुड़ते हैं लेकिन इनमें प्रारंभ में जुड़े हैं, इसलिए इन्हें व्यंजन भी नहीं कहा जा सकता है। अर्थात ये न स्वर और न ही व्यंजन कहलाते हैं। अनुस्वार। जिन वर्णों के उच्चारण करने में हवा केवल नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। ये अपने प्रथम वर्ण पर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसका उच्चारण 5 वर्णों के अंतिम अक्षर के समान होता है, जैसे अंग, संबोधन, अंकल आदि। अनुनासिक। जिन वर्णों के उच्चारण करने में हवा नाक और मुख से दोनों से निकलती है
उन्हें अनुनासिक कहते हैं। इन ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु प्रयुक्त होता है। ये ध्वनि अनुस्वार की अपेक्षा कोमल होती है, जैसे दांत, सांप, चांद, जांच आदि शब्द अनुनासिक ध्वनियों से बने हुए हैं। विसर्ग, इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों में होता है। इनका उच्चारण है की तरह होता है, जैसे प्रातः, काल, नमः, अतः आदि। आगाध्वनि, आगाध्वनि आगाध्वनि आ का प्रयोग अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हिंदी में लिखते समय किया जाता है, जैसे कॉपी, डॉक्टर, कापी, बॉल आदि। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण के, चे, टे, त, प, तीसरा वर्ण ग, ज, ड़, द, ब और पांचवा वर्ण अड़, यन, ने, में तथा ये, रे, ले, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय श्वास वायु की मात्रा अधिक निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण ख, छ, ठ, थ, प, चौथा वर्ण ग, ज, ड, द, ब और श, श, से, है महाप्राण कहलाते हैं। अर्थात प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण मुख के विभिन्न भागों से किया जाता है, जैसे क्रम फर्स्ट है वर्ण ए, आ के वर्ग के, ख, ग, ड, अह। कंठ से इनका उच्चारण स्थान है। उच्चारण की दृष्टि से वर्णों का नाम है कंठे। कंठे वर्ण कहलाएंगे ये। सेकंड नंबर पे ई, च वर्ग, च, छ, ज, यन, ये शे, ये तालु है। इनका उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का नाम तालुए कहलाएगा। थर्ड नंबर पे जी, टे वर्ग, ट, ठ, ड, न, र, स, उच्चारण स्थान मुर्दा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का नाम मूर्धन्य। ते, थे, दे, धे, ने, ले, से, उच्चारण स्थान दंत। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का नाम दंत्य कहलाएगा। पॉइंट नंबर 5, ऊ, पे वर्ग, पे, फे, बे, में और से इनका उच्चारण होता है और उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का नाम ओष्ठ्य कहलाएगा। ओष्ठ्य वर्ण कहलाएंगे ये। पॉइंट नंबर 6, ड़, यन, ने, में, अंग, अह। नासिक उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का नाम नासिक कहलाएगा। पॉइंट नंबर 7, ऐ, कंठ तालु। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का नाम कंठ तालु कहलाएगा। पॉइंट नंबर 8, ओ, औ, उच्चारण स्थान का कंठोष्ठ। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का नाम कंठोष्ठ। पॉइंट नंबर 9, वे, उच्चारण स्थान का दंतोष्ठ। उच्चारण स्थान की दृष्टि से वर्णों का नाम दंतोष्ठ। अब हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ है
अलग अलग करना। अतः किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, सभी व्यंजनों में एक ही ध्वनि निहित होती है। यदि व्यंजन स्वर रहित हो तो उसके नीचे एक तिरछी रेखा हलंत खींच दी जाती है, जिसे हलंत कहते हैं। वर्ण विच्छेद के उदाहरण, मोर, मोर में हलंत प्लस ओ प्लस रे हलंत प्लस ए। किताब, के हलंत प्लस ई प्लस ते हलंत प्लस आ प्लस बे हलंत प्लस ए। खरगोश, खे हलंत प्लस ए प्लस रे हलंत प्लस ए प्लस गे हलंत प्लस ओ प्लस से हलंत प्लस ए। थर्मस, थे हलंत प्लस ए प्लस रे हलंत प्लस ए प्लस में हलंत प्लस ए प्लस से हलंत प्लस ए। थैंक यू।